गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में जो संधि का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे। आप लोगों की स्वर संधि और व्यंजन संधि नहीं आ रही है, केवल विसर्ग संधि आप लोगों के जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो उस विसर्ग संधि को आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, विसर्ग जो स्वर के बाद दो बिंदु लगे हुए होते हैं हम उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब विसर्ग संधि की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, अब जो विसर्ग संधि है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो, है ना, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ध्यातव्य बात क्या है, ध्यान रखनी होगी कि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के अंत में लगता है। ठीक है, कोई सा भी स्वर हो उसी के बाद विसर्ग लगता है। विसर्ग उसके व्यंजन के अंत में नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, रामः प्लस ते, तो जो ये बिंदु लगे हुए हैं ये विसर्ग है। अब यदि नमः प्लस ते है ना, यदि इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ प्लस म प्लस अ, यहाँ क्या आया है अ, ये एक स्वर है। ठीक है, तो स्वर के बाद ही क्या होगा, विसर्ग लगेगा। पीछे ते है और इससे जो विकार उत्पन्न हुआ ये विसर्ग कहीं लोप हो गया और इसके स्थान पर जो विकार आया है इसी को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सत्व की संधि। सत्व जिसमें स हो जाता है, तो स किसके, विसर्ग के स्थान पर स कब हो जाएगा, है ना, तो इसी को हम सत्व की संधि में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होगा कि विसर्जन्यस्य स, अर्थात विसर्ग का स हो जाता है। तो किस प्रकार से हो जाता है विसर्ग का स, तो विसर्ग के स्थान पर स, विसर्ग बराबर स, कैसे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, आप देखिए कि यदि स होता है, यदि विसर्ग क्या है, पहले विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क ख च छ क्या आएंगे, क ख च छ, ठीक, ट ठ त थ, है ना, त थ प फ आदि आते हैं। अब ये देखिए वर्ग का पहला और दूसरा शब्द आया है, हर वर्ग का पहला और दूसरा यहाँ पर वर्ण आया है। तो यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो या फिर क्या हो, यहाँ पर श हो, श हो और स हो, तो इसके स्थान पर क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। जैसे हमने पहला ही उदाहरण लिया था, नमः प्लस ते, क्या आया, नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अक्षर आया, त आया। ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो गया, स हो गया। ठीक है, तो इसको जब वर्ण सम्मेलन करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नमस्ते, ये शब्द क्या हो गया, नमस्ते, विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे हरि हरिः त्राता, ठीक है, हरिः त्राता। अब यहाँ पर भी विसर्ग के बाद त है, इसमें भी त है, क्योंकि त और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद क्या आया है, त आया है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो इसको हम वर्ण सम्मेलन करने पर क्या लिखेंगे, हरिस त्राता, क्या लिखेंगे, हरिस त्राता। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है इसका, है कि श और श कब हो जाएगा, दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, है ना, ये विसर्ग इसके बाद च आए या छ आए, क्या आए, च या छ आए, तो विसर्ग के
स्थान में क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है इसके स्थान पर श हो जाएगा। क्या आदेश होगा इसके स्थान पर, श हो जाता है। जैसे रामः प्लस च, तो इसका इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, रामश्च। कैसे लिखेंगे, रामश्च। एक और देख लो, प्रियः प्लस छात्र, प्रियः प्लस छात्र। ठीक है, तो अब इसका क्या वर्ण सम्मेलन करेंगे हम लोग, इसके स्थान पर श करके क्या हो जाएगा, प्रियश छात्र। क्या हो जाएगा, प्रियश छात्रः। विसर्ग जैसा का जैसा ही हम लोग लगाएंगे। ठीक, अब तीसरा नियम क्या कहता है इसका, इसका तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद ये विसर्ग के बाद क्या है, ट वर्ग आए, पूरा ट वर्ग है ना, ट ठ ड ढ ण, पूरा ट वर्ग आए या प वर्ग आए, कौन सा, ट वर्ग या प वर्ग आए, वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर हो, है ना, पूरा ट वर्ग नहीं, ट वर्ग और प वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, प्रथम और द्वितीय, जैसे ट और ठ, प और फ आए, है ना, तो द्वितीय अक्षर हो अथवा श हो या इसके साथ क्या हो, श हो, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका श हो जाएगा। जैसे धनु प्लस टंकार। ठीक है, अब यहाँ पर ट वर्ग का पहला वर्ण आया है ट, तो यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इसका वर्ण सम्मेलन करने पर शब्द क्या बनेगा, धनुष टंकार। धनुष टंकार क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे चतुः प्लस कपाल। चतुः प्लस कपाल क्या आया है यहाँ पर, प वर्ग का प आया है यहाँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, चतुष्कपाल। क्या हो जाएगा, चतुष्कपाल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इसकी संधि का नियम आता है दूसरा, इसको बोलते हैं हम लोग उत्व संधि, है ना। उत्व संधि क्या होती है, ये सत्व की संधि थी, एक उत्व की संधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी संधि क्या होती है, उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होगा इसका नियम कि यदि विसर्ग से पहले रस्व अ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो, रस्व अ हो, और विसर्ग के बाद भी रस्व अ हो, तो जो विसर्ग होता है उसका तो ओ में परिवर्तित हो जाता है, और जो बाद वाला अ है उसको अवग्रह के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, अवग्रह, इस निशान को जो संस्कृत में लगाया जाता है इसे अवग्रह कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कह प्लस अपि। ठीक है, क प्लस अपि, अब यहाँ भी अ है, यहाँ विसर्ग है और यहाँ भी अ है। यदि अ के बाद अ हो तो इस विसर्ग का तो क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ, और इस अ को हम अवग्रह के रूप में लिखेंगे। तो वर्ण सम्मेलन पर करने पर क्या लिखेंगे हम इसको, कोअपि। क्या लिखेंगे, कोअपि। इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, रामः प्लस अवदत्। ठीक है, अवदत्। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, रामो अवदत्। क्या लिखेंगे, रामो अवदत्। ठीक, इसका उत्व संधि का एक और जो नियम होता है वो क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद, है ना, जो विसर्ग होता है, अ के बाद जो विसर्ग है इसके बाद हर्ष अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो
या य व र और ल और ह हो, ठीक है, ह य व र ल हो, है ना। तो इनके स्थान पर क्या होगा, इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर भी वापस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और होकार की मात्रा होगी, अर्थात इस उत्तु संधि के बाद गुण संधि होगी, ठीक है। और इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी शब्द वैसे का वैसा ही आएगा। जैसे शिवः प्लस वंद, है ना, शिवः प्लस वंदः, ठीक है। इसमें आया है आपके अ के बाद विसर्ग आ रहा है और व, ये व वर्ण यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इसका जो वर्ण सम्मेलन होगा वो क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर तो ओकार हो जाएगा, ठीक है, ओ की मात्रा हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शिवो बंध, शिवो बंध, बंध नहीं वंद, शिवो वंद, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक और ले लेते हैं, नमः प्लस नमो, हम लोग लिखते हैं नमः प्लस नमो, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ण आया है, वर्ग का पांचवा वर्ण आया है यहाँ पर, ठीक है, प फ ब भ म, पांचवा वर्ण आया है, ठीक है। त थ द ध न भी पांचवा वर्ण है। तो इस म ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओकार हो जाएगा और वर्ड क्या, जो शब्द क्या लिखा जाएगा, नमो नमः, सॉरी यहाँ नमः है, ठीक है, नमो नमः क्या लिखा जाता है, नमो नमः, ठीक। अब इसके बाद आती है आपकी विसर्ग का लोप, है ना। विसर्ग का लोप किस प्रकार से हो जाएगा ये हम आगे देखते हैं। क्या देखते हैं हम, विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप किस कंडीशन में हो जाएगा, यदि आकार के बाद, आ के बाद विसर्ग आए, ठीक है, और उसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो उस विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, वो विसर्ग अपने आप ही वहां से हट जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है बालाहा प्लस अत्र, बालाहा प्लस अत्र, यहाँ विसर्ग, यहाँ आ आया है, यहाँ विसर्ग आया है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, स्वर आया है। तो इस विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा और जो वर्ण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बाला अत्र, क्या बनेगा, बाला अत्र शब्द बनेगा, ठीक। एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे लता प्लस एंधते, ठीक है। तो क्या शब्द बन जाएगा, यहाँ पर पूरा विसर्ग का लोप करके लता एंधते, ठीक है, ये शब्द बनेगा। एक और नियम आता है ऋतु की संधि, आप लोगों के ऋतु मतलब कि र कब हो जाता है, तो देखिए यदि अ आ को छोड़कर यहाँ अन्य स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, किसको, अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, प्लस बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो, ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा मुनि प्लस इति, मुनि प्लस इति, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो इसको जब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, मुनीर, मुनि रीति, क्या हो जाएगा, ये मुनि रीति, ठीक है। और एक और शब्द देख लेते हैं इसका, कब र हो जाएगा इसका, जो ऋतु की संधि है उसमें र किस प्रकार से हो जाएगा, भानु प्लस असो, हमने लिखा भानु प्लस असो, ठीक है। अ और आ को छोड़कर यहाँ अन्य शब्द क्या आया है, अन्य स्वर आया है, उसके बाद आपका विसर्ग आया है और यहाँ स्वर आया है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो इसको
भानु रसो, क्योंकि ये अ र में मिल गया तो र पूरा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ऋतु की संधि, जो कि इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक, इन संधियों को पढ़िए और आगे अभ्यास करिए, समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।